है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लेकर आए हैं बिहार इंटर स्तरीय एग्ज़ाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए साइंस डे 3 लेकर आए हैं। जो आज पब्लिकेशन सेंटर जो पटना में है, जिसका डायरेक्टर एस के झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं अभी आज से पब्लिकेशन बुक से, तो वही प्रश्न लेकर आए हैं, वही पीडीएफ के साथ आप लोग को करवाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी इंटर लेवल स्तरीय प्रश्न जो तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आप लोग को हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे उसी पीडीएफ के साथ जो अभी करवाया जाता है एस के झा के सर के द्वारा, जो साइंस से क्लास 3 के साथ वही प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस बिहार इंटर स्तरीय क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग को 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, तब ही क्लास आपको मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग वो लोग से बचना चाहते हैं, बिना फ्री में चाहते हैं कोर्स, तो फ्री में आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे एकदम शुरू से लेकर अंत तक, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो। तो दोस्तों, आज वही प्रश्न लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। एकदम पूरा बेसिक के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू सब छपने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाते हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज देखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मिशन एंड फ्रिक्शन, जो इसमें दिया गया है न्यूटन का नियम गति और घर्षण देखेंगे। आज इसमें गति और घर्षण का प्रश्न देखेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, अपनी प्रश्न को और बढ़ते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। चलिए, पहला प्रश्न है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होते हैं। तो किस कोण से, तो इसका किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होते हैं, तो कितना डिग्री, तो ये 45 डिग्री से होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे पहला का। अगली प्रश्न कि किसी पिंड का जड़त्व तो किसी पिंड का जड़त्व क्या कम करता है, क्या इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, उसकी गति का अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, तो रॉकेट किस नियम पर कार्य करते हैं, तो सापेक्ष संरक्षण नियम पर काम करता है रॉकेट। तो ऑप्शन सी इज राइट। अगली, कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी खोज गुरुत्वाकर्षण नियतांक मूल्य की खोज, तो इसका आंसर हो जाएंगे हेनरी केवेंडिश के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली, कि बल के समीकरण एफ किसके बराबर होते हैं, तो एम ए के बराबर होते हैं, एम ए बराबर एफ होते हैं। अगली, कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर किसी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, तो किसका स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान के मान बदलने पर परिवर्तित नहीं होती है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि दो पिंडों के बीच का बल्ब सदैव होता है। दोस्तों, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइनिंग होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दो पिंडों के बीच बल्ब सदैव होते हैं, तो इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो हो जाएंगे एक समान और विपरीत दिशाओं में प्रयुक्त होते हैं। अगली प्रश्न कि घर्षण बल्ब द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, घर्षण बल्ब द्वारा किया गया कार्य होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हमेशा ऋणात्मक होते हैं। क्या, हमेशा ऋणात्मक। अगली प्रश्न कि झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है, झूले पर बैठे लड़की की गति डैश होती है तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आवर्ती होती है। अगली प्रश्न कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है, किसका न्यूटन का तीसरा नियम, तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि एक 70 केजी का आदमी 50 एन के बल्ब से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल्ब से धकेला है, तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे 50 एन। अगली, कि एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या गति हो गए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली, कि स्थिर या गतित अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है, तो एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे जड़त्व कहा जाता है। अगली, कि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का
गुण डैश कहलाता है। जो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे ब्राह्म बल्ब दृढ़ता। अगली कि निम्नलिखित में से कौन से एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल्ब का प्रभाव नहीं है। तो एक असंतुलित बल्ब का प्रभाव नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएंगे वह वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता है। अगली प्रश्न कि डैश से प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बल्ब। बल्ब प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, ऑप्शन ए इज राइट। अगली यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल्ब आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर्षण के कारण यह रुक जाती है। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है। तो ये ऑप्शन ए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर झटका लगाता है, एक झटका लगाता है नहीं। अगली प्रश्न है यदि 5 सेकेंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन डी हो जाएंगे 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड हो जाएंगे। अगली प्रश्न चलते हैं, अब देखेंगे, अब इसका देखेंगे मॉडल कम, अब इसका प्रश्न मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसे हम कहते हैं क्या, तिल अवधारणा। क्या तिल अवधारणा का प्रश्न हम देखेंगे। अगली प्रश्न कि ऑक्सीजन के एक अणु डैश द्रव्यमान है। तो ये ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश है, तो क्या है एक ऑक्सीजन का। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे 5.3 गुना 10 - 23 ग्राम। अगली 80 kg 80 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या क्या होती है। 80 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या क्या होती है। तो ये होता है 2। क्या कितना संख्या 2। अगली निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है होगा। तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। इसका आंसर हो जाएंगे NH3 के 0.1 मोल से। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं तो कितना अणु होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुना 10 23 अणु होते हैं। अगली एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्यूमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएंगे 2। 2 संख्या होंगे, अणुओं की संख्या कितना 2। दोस्तों अगर आप लोग बिहार SSC इंटर लेवल का ऑनलाइन टेस्ट लगाने के चाहते हैं तो इसमें जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं, अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करके इसमें जितना भी प्रश्न करवाएंगे उस सारे प्रश्न का टेस्ट दे सकते हैं बिग बूस्टर ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगली कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होते हैं। कौन नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे राइट आंसर वो हो जाएंगे ऑप्शन सी 6.02 गुना 10 23 हो जाएंगे। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संकेत का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलियों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो उदासीन विलियों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे फिनोल्फथेलिन। तो फिनोल्फथेलिन हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होंगे। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो 15 मोल हो जाते हैं। अगली कि के 69 में सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। तो सोडियम को 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे 23। कितना 23। अगली कि CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे 440 द्रव्यमान होता है। अगली कि निम्नलिखित में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। इसका आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन हो जाएंगे, जो परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। अगली आप देखेंगे ट्यूसू जिसे कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं ऊतक कहते हैं। तो शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है दोस्तों किसके द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आप लोग को हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी मियोसिस के द्वारा जो शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। अगली कि कौन सी अवस्था सबसे छोटी है। तो कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है। इसका आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन सी
एनाफेज, एनाफेज जो सबसे छोटी होती है। अगली, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, एनफेज होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन विभाजन होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, जनन कोशिकाओं में होते हैं। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धसूत्री के लिए कौन सा कथन नहीं असत्य कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अर्धसूत्रण सूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की तो क्या होती है? इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, बराबर होती है। अगली, कि मरुस्थलीय पादपों में जल ह्रास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? तो किसके कारण कमी आती है? इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, उपत्वचा के कारण कमी आती है, जैसे क्यूटिकल कहते हैं। अगली, कि मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है। तो मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से भंडारित होती है तो किसमें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो वसा ऊतक में भंडारित होते हैं। अगली, कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कानों पर अनियमित रूप से स्थूलित होती है? जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्केलेरन काइमा में होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली, कि रक्त और हड्डियों डैश के उदाहरण है? रक्त और हड्डियों किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, संयोजिक ऊतक का उदाहरण रक्त और हड्डियां। अगली, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है वो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, फलियोम। फलियोम जो होता है वो ऊतक जड़ों के खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। अगली, डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग 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 प्रकार के स्थानीय ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, विभियोजतक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली, कि पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। तो पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएंगे विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी युदक ऊतक होते हैं। पादप का दो प्रकार होते हैं। अगली, कि श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसके मौजूद होता है? तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, लाल रक्त कणिकाओं में होते हैं मौजूद। अगली प्रश्न, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ता बनाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण, कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ता बनाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या डी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, एस्केलेन काइमा जो उसे कठोर और दृढ़ता बनाते हैं। अगली, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है? तो निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, लिग्निन। ऑप्शन ए इज राइट। अगली, कि ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इनमें से घने कोशिका द्रव, पतली कोशिका रस, भित्ति, मुख्य, नाभिक और कम रिक्तियाओं होती है, ऋतिकाएँ होती है। तो दोस्तों मुख्य नाभिक और कम ऋतिकाएँ होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, विभोजतक ऊतक में, जिसे मेरी एस्टेमेटिक कहते हैं। अगली, डैश की कोशिकाएं मृत होती हैं, तो कौन सी कोशिकाएं किसकी? तो डैश की कोशिकाएं मृत होती है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो मृदूतक के कोशिकाएं मृत होती है। चलिए दोस्तों, जो मैंने 50 प्रश्न करवाए हैं वो साइंस डे का था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आप लोग के बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका PDF हम लोग टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे, तो वहाँ से आप लोग PDF लेकर के रिवाइजिंग कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलता है डे
साइंस 4 के साथ। आज के लिए इतना है। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, भाई को अपना सपोर्ट कीजिए ज़रूर, ताकि आप लोग के लिए फ्री में वीडियो पीडीएफ के साथ आपका तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।